हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में डीडीएस क्लासेज में। तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं जीव विज्ञान शिक्षण का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन काम देगा। तो कोई ये ना समझे कि यहाँ पे केवल MGQAP मैंने लिखा है तो केवल ये MGQAP में काम देगा। ये हर यूनिवर्सिटी में काम देगा अगर आपका ये सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि जीव विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि की उदाहरण के साथ चर्चा करें, इसके गुण एवं अवगुण को लिखें। या इसी क्वेश्चन को पहले ये बता देती हूँ कि अगर MGQAP की बात करें तो MGQAP के लॉन्ग में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि जीव विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि की विस्तार से व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए। या पूछ सकता है कि समस्या समाधान विधि क्या है, इस विधि के गुण दोषों का भी वर्णन करें। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछता है कि समस्या समाधान विधि की विशेषताएं क्या है, तब भी आप जो है जो गुण होंगे आप उससे लिख लीजिएगा। वही आपकी विशेषता भी होगी, वही आपका लाभ भी होगा, वही आपका गुण भी होगा। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन को किन तरीक़ों से पूछ सकता है। अब हम चलिए अब आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होती है समस्या समाधान विधि, फिर हम जानेंगे कि उस विधि के बारे में डिटेल की उस विधि में क्या कोई चरण होते हैं या वो किन 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 चरणों से वो विधि होकर गुजरती है, और फिर लास्ट में हम इसके गुण और दोषों को देखेंगे। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा समस्या समाधान विधि, जिसे इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सारा पढ़ के बता देती हूँ, इससे आपको अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि जब आप उसे अपने लैंग्वेज में ताकि आप उसे अपने लैंग्वेज में लिख सकें समझ के। तो लिखेंगे, समस्या समाधान विधि विज्ञान शिक्षण तथा जीव विज्ञान शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसे वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि छात्र की मानसिक क्रिया पर आधारित होती है क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके छात्र स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। पहले मैं इतना क्लियर कर देती हूँ। यानी पहली बात की जो ये समस्या समाधान विधि है, चाहे वो विज्ञान शिक्षण हो चाहे जीव विज्ञान शिक्षण, काफ़ी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये आपको पता है कि ये दोनों जो है कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधि इसमें बहुत यूज होती है। किसी समस्या को हम वैज्ञानिक तरीके से, ऐसा नहीं कि पहले से कोई वो कहावत होती है ना, वो पहले से कोई चली आ रही है सोच तो उसको फॉलो करना, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर चीज़ें करके सीखी जाती है प्रैक्टिकल तौर पर, इसीलिए ये विधि जो है वो वैज्ञानिक विधि कही जाती है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो विधि है यानी जो समस्या समाधान विधि है ये छात्र की मानसिक क्रिया पर आधारित होती है। यानी इसमें छात्र जो है सोचता समझता है, अपने विचारों को रखता है, अपने विचारों अपने शक्तियों को, अपनी जो भी उसने चीज़ें सीखी हैं मानसिक रूप से, उन सभी क्रियाओं को वो यूज करता है। मानसिक क्रिया का यूज करता है किसके लिए यूज करता है, कोई समस्या होती है उस समस्या को सुलझाने में, यानी उस समस्या का हल ढूंढने में। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि मानसिक क्रिया पर यह विधि आधारित होती है। इसमें क्या होती है कि जो छात्र है वो समस्या का चयन करता है और समस्या को जो है वो अपने जो भी उसके विचार हैं या जो भी उसकी सोचने समझने की शक्ति है, उन सभी के आधार पर वो क्या करता है, समस्या का हल ढूंढकर निकालता है। और जब वो किसी समस्या का खुद से हल निकालता है, आप ही अगर किसी समस्या का, जैसे आपको नहीं पता है कोई चीज़ किस तरह होती है लेकिन आप उसको करते जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि नहीं हमने इस तरह सीखा था, क्या पता है किसी काम को इस तरह करूँ तो हो जाए, और वो चीज़ हो जाती है। तो आप नई नई चीज़ें सीखते हो ना उससे, कह रही इस चीज़ को हम इस तरह किए, हमारा ये काम बहुत जल्दी हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि समस्या का हल ढूंढता है और उससे वो नवीन ज्ञान प्राप्त करता है, नया ज्ञान वो सीखता है। अब आपने समझ लिया कि क्या होती है समस्या समाधान विधि। यानी छात्र क्या करता है, खुद किसी समस्या का चयन करता है और उस समस्या का जो है समाधान निकालता है। कैसे, जो भी उसकी सोचने की शक्ति है, जो भी उसके विचार है, जो भी उसने सीखा है, उन सभी का प्रयोग करके वो समस्या का हल ढूंढता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आसान शब्दों में लिखा गया है कि समस्या समाधान विधि वह विधि है जिसमें छात्रों को किसी प्रकार की समस्या दी जाती है और छात्र उसका समाधान स्वयं करते हैं। यानी आसान शब्दों में कि छात्र को समस्या दी गई और छात्र ने स्वयं जो है उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया बिना किसी की मदद के। ठीक है, अध्यापक की मदद उसने नहीं ली, अध्यापक ने उसको वो प्रॉब्लम नहीं सुलझाई, अध्यापक जो है उसने उस सॉल्यूशन को नहीं निकाला है, छात्र जो है खुद उस समस्या को सॉल्व कर रहा है या समाधान निकाल रहा है। आगे है
अर्थात इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष समस्याओं को प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी सीखे हुए नियमों, सिद्धांतों तथा प्रत्ययों की सहायता से स्वयं के विचारों और तर्क के आधार पर समस्या का हल खोज लेते हैं। यानी इसमें जो है छात्र जो है खुद जो भी उसने नियम सीखे हैं, सिद्धांत सीखे हैं, जो भी उसके विचार हैं, उसकी मदद से वो जो भी समस्या उसने चयन किया है उस समस्या का वो समाधान निकाल लेता है। आगे है, अतः स्पष्ट है कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी स्वयं समस्या का समाधान निकालते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तथा स्वयं सीखते हैं। यानी एक ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक जो है सॉल्यूशन नहीं देता है बच्चों को किसी समस्या का, बल्कि विद्यार्थी क्या है स्वयं जो है कार्य करते हैं, उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं और जो है सॉल्यूशन ढूंढ निकालते हैं, समस्या का समाधान ढूंढ निकालते हैं। तो ये बच्चों को खुद से करने के लिए प्रोत्साहित करती है ये विधि। यानी बच्चा उसमें खुद एक्टिव होता है, खुद उससे ये कह दिया जाता है कि तुम्हें समस्या का समाधान निकालना है, तो वो प्रोत्साहित होता है, उत्साहित होता है उस चीज़ के लिए और समस्या का समाधान भी निकालता है। इससे उसका हर डेवलपमेंट अच्छा होता है, स्वयं वो नई नई चीज़ें भी सीखता है और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ता है। तो है ना काफ़ी अच्छी विधि। यानी ओवरऑल बस आप इसको इस तरह समझिए कि अगर अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पे कोई मैथ का कोई क्वेश्चन रख दिया और उस क्वेश्चन को अध्यापक सॉल्व नहीं करा रहा है, अध्यापक ने कुछ नियम बता दिए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको, और छात्र क्या कर रहा है उन नियमों को जो उसने पहले सीखा है उन नियमों की मदद से उस समस्या को खुद सॉल्व कर रहा है। तो हो सकता है कुछ छात्र बहुत जल्दी उस समस्या को सॉल्व कर लें कुछ नई नई ट्रिक यूज करके जो उन्होंने पहले सीखी है। तो यहाँ पे बच्चा जो है समस्या का तो खुद सॉल्यूशन भी निकाल रहा है, साथ ही वो नया ज्ञान भी सीख रहा है कि कौन सा नियम प्रयोग करने से उस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जा सकता है। तो आप इस विधि को इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, परिभाषाएं में यहाँ पे 3 परिभाषाएं स्किनर के अनुसार कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। वही बात है, यहाँ पे 3 है तो जो किसी की परिभाषा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा। 2 भी याद कर लेते हैं तभी इनफ है। दूसरा है गेट्स तथा अन्य के अनुसार समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। तीसरा है ज्ञानी के अनुसार समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों तथा सिद्धांतों का उपयोग करता है। तो 3 यहाँ पे मैंने लिखी है परिभाषाएं, आप कोई भी 1 कोई भी 2 याद कर सकते हैं, बहुत है। तो आई थिंक आपको क्या होता है समस्या समाधान विधि आप समझ गए होंगे। यानी इसमें अध्यापक क्या करता है, बहुत सारी समस्याओं को बच्चों के समक्ष रखता है और बच्चे क्या होते हैं कि कुछ समस्या को चयन करते हैं, ऐसी समस्या वो चयन करते हैं जिसका कि सॉल्यूशन निकल सके। ऐसा नहीं कि कोई भी समस्या चुन ली जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसी समस्या जिसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। बच्चे उस समस्या को चुन लिए और फिर वो खुद अपनी जो भी उन्होंने पहले चीज़ें सीखी हैं उनकी मदद से उस समस्या को वो खुद सॉल्व करते हैं, खुद उस समस्या का समाधान निकालते हैं। ये एक ऐसी विधि है। अब बात करते हैं समस्या समाधान विधि के सोपान क्या है, यानी चरण क्या है, इस विधि में क्या क्या चरण होते हैं। तो इस विधि के यानी समस्या समाधान विधि के प्रमुख सोपान या चरण निम्नलिखित है। पहला, समस्या का चुनाव, समस्या को समझना, समस्या या आंकड़ों का एकत्रीकरण, सूचना या आंकड़ों का एकत्रीकरण। चौथा, सूचना या आंकड़ों का विश्लेषण। पांचवा, संभव समाधानों का निर्णय। छठा है उचित समाधान का चुनाव। सातवां है स्वीकृत समाधान का प्रयोग। 7 चरण हैं यहाँ पे। अब छोटा छोटा जान लेते हैं ना इसके बारे में क्या होता है। देखिए नाम में तो समझ में आ जाएगा। देखिए समस्या के चुनाव में समस्या को हमने चुन लिया, समस्या का समझना में हमने समस्या को समझ लिया। सूचना या आंकड़ों का एकत्रीकरण, यानी उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज होंगी हमने पहले उसको एकत्र किया, क्या क्या आंकड़े या कोई क्या क्या सूचना हम उस समस्या से रिलेटेड होगा हमने उसको इकट्ठा किया, हमने फिर उसका विश्लेषण किया, उसके बारे में जाना समझा, उसके हर पहलू को हमने देखा, फिर उन सभी से हमने संभव जो समाधान निकल सकते हैं उनका हमने निर्णय किया कि ये हम अगर उपयोग करें ये सॉल्यूशन तो शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर उचित समाधान का हमने चुनाव कर लिया, पहले हमने निर्णय लिया कि क्या क्या यूज हो सकता है, फिर हमने उस पर से जो उचित समाधान है उसका हमने चुनाव कर लिया। फिर चुनाव करने के बाद हमने उसे स्वीकृति दी, यानी जो सबसे संभव था पॉसिबल था सॉल्यूशन वो उसको हमने स्वीकृत कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो देखिए छोटा छोटा मैंने बता दिया, अब उसको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। पहला है समस्या का चुनाव। तो इस पद के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक एवं छात्र सामूहिक रूप से मिलकर किसी समाधान योग्य समस्या का चयन करते हैं। यानी अध्यापक बहुत ऐसी परिस्थिति रखता है किसी समस्या का कि बच्चे उसमें क्या करें, समस्या को चुन लें।
ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों द्वारा समस्या को चुन लिया जाता है समाधान योग समस्या का। दूसरा है समस्या को समझना। तो इसमें लिखेंगे छात्रों द्वारा समस्या के चयन के पश्चात समस्या का समाधान खोजने के लिए समस्या को समझा जाता है। समस्या की प्रकृति, सीमा व विस्तार पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी हमने समस्या का चुन लिया, हमने अब समस्या को समझा कि समस्या क्या है, मतलब उसके उसकी प्रकृति क्या है, उसकी क्या सीमाएं हैं, ठीक है, समस्या कहाँ तक फैली हुई है, सब चीज़ को हमने समझा जाना। अब हम तीसरा लिखेंगे सूचना या आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो इस पद के अंतर्गत समस्या को समझने के बाद समस्या से संबंधित तथ्य, सूचना या आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। हमने समस्या से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं उस समस्या को सुलझाने के लिए, तो उससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे, सूचनाएं होंगी, आंकड़े होंगे, हमने सबको इकट्ठा कर लिया। चौथा है सूचना या आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसमें समस्या समाधान के लिए एकत्रित आंकड़ों, तथ्यों, सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी जो भी हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध है, हमने उसका हमने एनालिसिस किया, मतलब ओवरऑल हमने उसका पोस्टमार्टम किया, ये समझ लो आप। जो भी तथ्य हमारे पास थे, जो भी सूचनाएं थी, हमने सबका जो है पोस्टमार्टम कर दिया, हर चीज़ उसके बारे में जानी कि ये कहाँ यूज होगा या इसका क्या यूज है, ये कब तक यूज हो सकता है, हर एक चीज़ हमने उन आंकड़ों या सूचनाओं को, मतलब उसके बारे में सब कुछ हमने डिटेल से उसका विश्लेषण किया। अब संभव समाधानों का निर्णय। तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात सभी संभावित तथ्यों के आधार पर यथासंभव अधिकतम हल प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं इसके अंतर्गत। यानी जो भी हमारे तथ्य थे उनका हमने विश्लेषण कर लिया, तो उसके आधार पर क्या क्या जो है अधिकतम जो मतलब हल हो सकते हैं वो क्या क्या है, हमने उसके लिए मतलब अधिकतम हल हमने प्राप्त किया, यानी कि निर्णय किया कि कौन कौन से संभव समाधान इस सॉल्यूशन मतलब इस प्रॉब्लम के लिए हैं। एक ही प्रॉब्लम को, मैथ के एक प्रॉब्लम के लिए हो सकता है 5-6 तरीकों सॉल्व करने के, होता है ना, बहुत सारा ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5-6 तरीके होते हैं। आप कौन सा तरीका यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हमने उन सभी संभव समाधानों का निर्णय किया कि ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे, तो हमारा समाधान निकल जाएगा। निर्णय कर लिया। अगला है उचित समाधान का चुनाव। सभी प्राप्त संभावित समाधानों में सर्वश्रेष्ठ व उचित विकल्प का चयन किया जाता है। अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन के 4-5 तरीके हैं सॉल्व करने के। अब उस 4-5 में से हमने अब चयन किया उचित समाधान का कि ये वाला अगर हम प्रयोग करते हैं समाधान का तरीका, तो हमारा ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकल आएगा, इस क्वेश्चन का समाधान हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो हमने अब उसका एक समाधान का हमने मान लीजिए चुनाव कर लिया, तो इसमें उचित समाधान का चुनाव किया गया है। 7वां हमारा है स्वीकृत समाधान का प्रयोग। तो इसमें लिखेंगे प्राप्त अंतिम संभावित समाधान को सर्वमान्य बनाने के लिए उसे उसी प्रकार की अन्य समस्या समाधान के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी हमने जो समाधान उपयुक्त मतलब उचित समाधान का जो हमने चुनाव किया था, अब हमने क्या किया उस समाधान का, अगर उसी तरह के अगर और क्वेश्चन है तो क्या ये सब में लागू होता है, अगर है तो हम उसको जो है स्वीकृति दे देते हैं। तो ये हमारा चरण हो गया। अब बात करते हैं गुण या विशेषताओं की। तो यहाँ पे बहुत सारे गुण हैं, तो क्या क्या है, पहले छोटा छोटा लिखा है मैंने। तो पहला है जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायक। तो लिखेंगे इस विधि से बालक अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब बच्चा समस्या समाधान विधि खुद समस्या का चयन करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है, बच्चा अपने अगर जीवन में भी कोई समस्या आती है तो उसको भी सुलझाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो एक तो ये क्वालिटी हो गई कि सहायता करता है ये जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में भी ये विधि। दूसरा है तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थापन। तो इस विधि में क्या था, तथ्य का संग्रह था ना, उसका एकत्रीकरण था। तो वही चीज़ है कि इस विधि से विद्यार्थी तथ्यों को एकत्रित करना सीखते हैं तथा इन तथ्यों को एकत्रित करने के पश्चात उन्हें व्यवस्थित करना भी सीखते हैं। तथ्यों को एकत्रित करके उसको हमने अरेंज कर लिया, उसको व्यवस्थित कर लिया, ताकि कोई तथ्य ऐसा नहीं कि गुम हो जाए या अव्यवस्थित हो जाए तो हमें बार बार ढूंढना पड़े। तो बच्चों में ये क्वालिटी भी डेवलप होती है इस विधि के प्रयोग से। तीसरा हमारा है अनुशासन को बढ़ावा। तो इस विधि से अनुशासन प्रियता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी समस्या का हल निकालने में ही जुटा रहता है। यानी जब सभी लोग किसी समस्या, सारे बच्चे समस्या का हल निकालने में बिजी रहेंगे तो अनुशासन को तो बढ़ावा मिलेगा ही। कोई बच्चा शोरगुल नहीं करेगा, कोई बच्चा क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो बच्चे अपने अनुशासन में रहते हैं क्लास के दौरान इस विधि के प्रयोग से।
चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो इस विधि से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, वे पुस्तकीय ज्ञान पर आश्रित नहीं रहते हैं। यानी बच्चा इसमें खुद करके चीज़ों को सीखने पे बिलीव करता है इस विधि के माध्यम से, तो पुस्तकीय ज्ञान पर वो मतलब आश्रित नहीं होता है, डिपेंड नहीं होता है, और उसके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसका विकास होता है। यानी चीज़ों को वो प्रैक्टिकली या फिर खुद करके सीखता है, तो वो समझता है कि ये केवल रटंत वाला चीज़ें नहीं है, वाकई में हम इस चीज़ को इस तरह करेंगे तो हमें समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो एक वैज्ञानिक नज़रिया जो है बच्चों का जो है अच्छा होता है इस विधि के प्रयोग से। पांचवा है स्थायी ज्ञान। तो इस विधि में विद्यार्थी स्वयं समस्या का समाधान ढूंढकर ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए यह ज्ञान विद्यार्थियों के पास स्थायी रूप से रहता है। जब बच्चा किसी भी समस्या को खुद करके सीखेगा तो वो उसके माइंड में बहुत लंबे समय तक स्टोर रहता है, स्थायी रूप से वो चीज़ें सीखता है, जो भी इस विधि की मदद से वो चीज़ें सीखता है। तो आप भी अगर कोई चीज़ खुद करके सीखेंगे, अगर कोई बताता है, दोनों में कंपेयर करिएगा, जो आप खुद करके सीखेंगे तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, और जो कोई दूसरा बताया होता है वो आप जल्दी भूल जाते हैं। तो वही है कि इस विधि के द्वारा जो भी चीज़ें सीखी जाती है बच्चों द्वारा, वो स्थायी रूप में उन्हें याद रहता है, यानी स्थायी ज्ञान होता है वो। तो अगला हमारा है छठा, स्वाध्याय की आदत का निर्माण। तो इस विधि से बालकों में स्व अध्ययन करने की आदत का निर्माण होता है। यानी जब बच्चा खुद किसी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करता है तो उस चीज़ के लिए वो सीखता भी है, स्व अध्ययन भी करता है, तो स्व अध्ययन की आदत जो है उसमें जो है देखने को मिलती है। तो स्वाध्याय की आदत का भी बच्चों के अंदर निर्माण हो जाता है। सातवां है आत्मविश्वास को बढ़ावा। तो यह विधि छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। यानी जो है बच्चा जब खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उससे अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है कि हाँ, मैं भी किसी समस्या को जो है सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसे अच्छा लगता है वो चीज़ करके, तो आत्मविश्वास बच्चों का बढ़ता है। अगला है आठवां, यह विधि कक्षा के वातावरण को क्रियाशील बनाती है। यानी वैसे बोरिंग, जब केवल अध्यापक बताया जा रहा है तो कक्षा बोरिंग हो जाती है, क्लास बोरिंग हो जाती है। जब बच्चा खुद समस्या का समाधान करता है तो बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तो कक्षा का जो वातावरण है वो भी क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है। नौवां है, यह विधि छात्रों में उदारता, सहिष्णुता, सहयोग जैसे गुणों का विकास करती है। यानी बच्चों में जो है एक दूसरे के प्रति उदार की भावना देखने को मिलती है। बच्चा अगर सामने वाले दोस्त को किसी प्रॉब्लम हो गई तो वो उसकी मदद कर दिया, तो आपस में जो है सहिष्णुता की भावना जागृत हुई, सहयोग की भावना जागृत हुई। तो ये सारी जो है अच्छे अच्छे जो गुण हैं ये भी बच्चों में हमें इस विधि के द्वारा देखने को मिल जाती हैं। इन सब गुणों का भी विकास हो जाता है। तो ये हमारी जो बहुत सारी अच्छाइयाँ हमने यहाँ पे आपको बता दी हैं, तो इतना बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक अगर आप समझ के लिखेंगे तो आप आराम से लिख लेंगे, आपको रटने की ज़रूरत तो यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोष या सीमाएँ की। तो समस्या समाधान विधि के दोष निम्नलिखित हैं। तो पहला हमारा है, इसके लिए अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, इस विधि में अध्यापक जो है कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड कर सकता है कि आप कहाँ पे सही हैं कि नहीं, कहाँ पे गलत कर रहे हैं, या मतलब एक बच्चों को वो बताता है, उसकी निगरानी करता है सारी चीज़ों को, और जहाँ पे बच्चों को जरूरत होती है वहाँ पे उसकी मदद भी करता है अध्यापक। तो जो अध्यापक होने चाहिए वो अनुभवी होने चाहिए। तो हर जगह इस अनुभवी शिक्षक उपलब्ध होंगे कि नहीं, ये एक समस्या अपने आप में बनी रहती है। तो एक तो दोष हमारा ये हो गया कि इसके लिए, यानी इस विधि के लिए अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हर जगह मौजूद हो ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा हमारा है, इसमें समय अधिक लगता है तथा छात्रों की प्रगति भी धीमी गति से होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रत्येक बच्चा समस्या का समाधान खुद करता है, तो टाइम तो लगेगा ही, तो टाइम टेकन है ये विधि। साथ ही छात्र जो चीज़ें सीखता है उसकी प्रगति, क्योंकि अब छात्र सीख रहा है तो हर छात्र के ऊपर ध्यान देना, तो बच्चों का जो सीखने का प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे होता है, तो छात्रों की प्रगति जो है वो भी धीमी गति से होती है। तीसरा है, छोटी कक्षाओं में इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है कि छात्र खुद जब चीज़ों को करके सीख रहा है, तो छोटे क्लास के जो बच्चे हैं वो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो छोटी कक्षाओं में इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो ये भी अपने आप में एक कमी है। चौथा हमारा है, इस विधि में विद्यार्थी को बहुत अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो आसानी से विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं हो पाती है। यानी जैसे विद्यार्थी को कोई समस्या का समाधान करना है और उस समस्या के समाधान में उसे बहुत सारी उस समस्या से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, सामग्री चाहिए, जो कि उसे आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये विधि थोड़ी बेकार है, या फिर निगेटिव जाता है, इस विधि के बारे में थोड़ा निगेटिव हो जाता है ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या सॉल्व करनी है और उस समस्या से रिलेटेड चीज़ें उसे एक ऐसी पुस्तक में मिलती हैं
जो कि उस विद्यालय के लाइब्रेरी में है ही नहीं। तो बच्चे को तो दिक्कत होगी उस समस्या को सुलझाने में। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जाता है इस विधि के लिए। पांचवा है, इस विधि का कक्षा में अधिक प्रयोग होने से संपूर्ण शैक्षिक वातावरण में निरस्ता आ जाती है। जैसे अगर कोई भी चीज़ आप अति कर देंगे, यानी बच्चा, आप शिक्षक पूरी तरह बच्चों को कह दे कि तुम खुद इस समस्या का समाधान करो, बच्चा रोज 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 एक ही चीज़ कर रहा है, तो जो वातावरण है क्लास का वो उसमें भी निरस्ता आ जाती है जब बहुत अधिक प्रयोग होने लगता है। क्योंकि कोई बच्चा, आप कोई भी चीज़ ना रोज रोज करेंगे ना तो आप खुद उस चीज़ से बोर हो जाएंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। छठा है, इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन न करके केवल चयनित अंशों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, कोई भी केवल समस्या समाधान विधि का प्रयोग करके आप पूरी पाठ्यक्रम तो नहीं क्लियर कर सकते हैं। आप कुछ पाठ्यक्रम के अंतर्गत चीज़ें होती हैं, कुछ चयनित अंश होते हैं, कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसको कि आप इस विधि द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का, अपने हर पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों का आप इस विधि से अध्ययन कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन तो नहीं हो सकता है। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। तो ये मैंने 2 से सीमाएँ लिख दी हैं, 6 पॉइंट। आई थिंक इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं अभी भी बोलूँगी, समझ के लिखेंगे तो आप लिख लेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझिए। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।